इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी के भीतर छुपा हुआ ऐसा गुण जिसके कारण बॉडी जो स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है। रुका है तो रुके रहना चाहता है। इसी दिशा में कोई गति से चल रहा है तो वो उसी दिशा में वही गति से चलते रहना चाहता है। और ये जो चाहत है बॉडी की वो इसके भीतर छुपा एक गुण से डेवलप होता है, जिसका मेजरमेंट हम मोशन के अनुसार, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो मास से करते हैं, रोटेशनल मोशन है तो हम उसको तो इसकी चर्चाएं चलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, एक नई क्वांटिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। इसको जनरली हम लोग P, कैपिटल P से दर्शाते हैं। P लीनियर मोमेंटम एक्चुअली क्या है? तो ये एक्चुअली में बॉडी का जो मोशन होता है उस मोशन में कितनी मात्रा है उसको ये मेजर कर। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, कोई चीज का सेवन किया जाता है ठीक है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। एक बॉडी जो मूव कर रहा है वो बॉडी जो मोशन में है उसकी मोशन की क्या मात्रा है। जनरली हम मोशन को दर्शाने के लिए उसकी वेलोसिटी या उसको स्पीड से लेते हैं, लेकिन मोशन की जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो उसके अकेला वेलोसिटी से हम डिफाइन नहीं करते, हम उसको लीनियर मोमेंटम टर्म से डिफाइन करते हैं। सो लीनियर मोमेंटम इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a एक बॉडी में कितनी मोशन हो रही है उसकी क्या मात्रा है उसको ये मेजर। और इसको मापते कैसे हैं? सो इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity of the body. बॉडी में जो मास है और जो उसके पास वेलोसिटी है, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको उसका लीनियर मोमेंटम जो बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो निकल जाए। सपोज कीजिए दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m and it is moving with velocity v, तो इसके पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा दैट इज द लीनियर मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज लीनियर मोमेंटम। और आपको पता है लेफ्ट साइड में मोमेंटम एक वेक्टर है, राइट साइड में बस एक ही वेक्टर है वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन। तो ये बॉडी जो मूव कर रहा है इसकी जो लीनियर मोमेंटम होंगी वो होंगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन। नेक्स्ट है लीनियर इंपल्स। जनरली हम लोग इसको जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। It is nothing but is defined as the change in linear motion. Change in
linear movement. So J जो linear moment impulse है, it is change in linear momentum delta p, जिसको हम लिखते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये सब टर्म्स हमें मिलेंगे आगे चल के, तो जब भी मिलेंगे तो हम इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को यूज करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये सब तो आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? एक बॉडी अगर रुका है तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए, या एक बॉडी जिस दिशा में जिस गति से जा रहा है वो तब तक उस दिशा में उस गति से जाता रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। मतलब अगर बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी जैसा था वैसा ही रहेगा, रुका था रुका ही रहेगा, इसी दिशा में गति से जा रहा था वो उसी दिशा में वही गति से जाता रहेगा। बस आपको न्यूटन का ये पहला नियम इस रूप में दिमाग में रखना है, तो आप इसको ब्रीफ कर सकते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट a body will continue to be in the state of rest or of uniform motion, of course in a straight line, unless it is acted upon by net external. To change this, जब तक उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, इसको हम कई तरीके से इस डिफाइन करते हैं न्यूटन के जो पहले नियम है। अगर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे तो बॉडी की जो स्थिति होगी वो या तो रेस्ट में होगी या नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन। इसी बात को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसे लिखते हैं? वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ all forces, that is the net external acting on a body is zero, then the body will remain either at rest or in uniform motion. या आप लिख सकते हैं और remain
अनएक्सेलरेटेड। अनएक्सेलरेटेड मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं है। इस फर्स्ट लॉ से जो कंक्लूजन निकलता है, पहला लॉ जो कहता है उसके अनुसार जो कंक्लूजन निकलता है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में ऑफनली यूज करते रहेंगे। पहला, अगर अजी प्रिंस बोलो, प्रिंस। नहीं सर, ये गलती से क्लिक हो गया, पता नहीं अपने आप हो गया। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिखे हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। पहली बात कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन बॉडी will be either at rest or in uniform. या तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, नहीं तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो ये दो बातें उसकी हो सकती। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो बॉडी मोशन में हो सकता है। याद रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 देख लेते हो तो आप लोग सीधे बोलते हो बॉडी रेस्ट में है। नहीं, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी की दो अवस्थाएं हो सकती है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है, नहीं तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। बस यही दो अवस्थाएं हो सकती है। दूसरी बात हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब देन एक्सेलरेशन बॉडी में 0 होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं है। उसकी वेलोसिटी जैसी थी वैसी रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0। तीसरा बात आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आप कह सकते हो देन द बॉडी विल रिमेन एज इट वाज, जैसा था वैसा ही रहे। यहां पर बॉडी का मतलब है पार्टिकल। जनरली यहां पर जो बॉडी की हम बात करते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, बट स्ट्रिक्टली दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट शेप्ड पार्टिकल। और चौथी बात आप बोल सकते हो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो तीसरी बात तो मैंने लिखा कि जो बॉडी जैसा था वैसा रहेगा, बॉडी विल रिमेन एज इट वाज। और जैसा था वैसा ही रहने की घटना को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब कि साम्य अवस्था। उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था, उसको हम बोलते हैं इन इक्विलिब्रियम। आप कह सकते हैं देन बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। उसमें ग्लूकोज भी रहता है, इसमें ज्यादा ग्लूकोज रहता है। तो ये हमने कुछ कंक्लूजन बाहर निकाला। और याद रखिए कि जो लॉज होते हैं, जो डेफिनेशन होते हैं, वो हम दोनों डायरेक्शन में यूज करते हैं। और आपको इन दोनों डायरेक्शंस को पहले से समझ के रखनी है ताकि आप न्यूमेरिकल बनाने में उसको अप्लाई कर सके। जैसे कहने का मतलब यहाँ ये है कि
न्यूटन साहब पहले लॉ में बताए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर कभी आप ऐसा बॉडी को देखो कि वो जैसा था वैसा ही हमेशा रह रहा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, मतलब उल्टा। न्यूटन साहब को तो कहना था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी जैसा था वैसा रहेगा। आप इसको खुद अपने दिमाग से यूज कर सकते हो। अगर कभी आपको पता चल गया कि बॉडी जैसा था वैसा ही कंटिन्यूअसली है, इसका मतलब आप कहेंगे कि जरूर इस पर एक्सटर्नल फोर्स का नेट मान 0। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो कहता है कि बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और आज के बाद से कभी भी किसी न्यूमेरिकल में कहता हो कि बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 होगा। और एक्सटर्नल फोर्स का मान यूज करके 0 आप न्यूमेरिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के बाद से जैसे पहला में कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी या तो रेस्ट में होगा, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको कभी ऐसा बॉडी दिख जाए कि बॉडी रेस्ट में कंटिन्यूअसली है, तो आप कह देना जरूर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। या कभी आपको दिख जाए कि बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आप गारंटी कह देना कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। तो ये सारी चीजें आप न्यूमेरिकली बनाने में यूज कर सकते हो, आप अपना दिमाग। ठीक है, चलिए और आगे बात करेंगे इसके बाद। यहां पर हम एक नोट देना चाहते हैं। कभी कभी जैसा कि पहला नियम में बोलता है, और आपको ये बात पहले से पता है कि बॉडी जो है रेस्ट में होने की बात हो रहा है या बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन में होने की बात कर रहा है, तो बॉडी रेस्ट में होगा कि यूनिफॉर्म में होगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा? ये बात ऑब्जर्वर डिसाइड करे। बॉडी तो खुद अपने बारे में तो बोलने के लिए क्षमता नहीं रखता कि हम रेस्ट में है कि हम मोशन में। रेस्ट या मोशन का डिसीजन कौन करेगा? तो ऑब्जर्वर करेगा। तो कभी कभी मेरे पास ऐसी स्थितियां बनती हैं, ऐसे ऑब्जर्वर आ जाते हैं, स्थिति के अनुसार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बॉडी पर नेट फोर्स नहीं लग रहा, परंतु ऑब्जर्वर को बॉडी में एक्सेलरेशन दिख जाए, या बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा लेकिन उस पर नेट फोर्स लगता हुआ दिख जाए। जबकि न्यूटन साहब क्या बोल गए? न्यूटन साहब ये बोल गए कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा, नहीं तो यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन रेस्ट का होना या यूनिफॉर्म मोशन का होना, यह बात तो ऑब्जर्वर तय करेगा। और जब हम ऑब्जर्वर अलग अलग स्थितियों में लेकर के जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये पाते हैं कि कई स्थितियां ऐसी बनती हैं कि अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नेट नहीं भी है, एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 है, फिर भी उस बॉडी में एक्सेलरेशन ऑब्जर्वेशन में आ जाता है, ऑब्जर्वर उसमें एक्सेलरेशन देख लेता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है परंतु एक्सेलरेशन का मान 0 है। तो वैसी स्थिति में न्यूटन के जो पहले नियम है वो फेल हो जाते हैं। तो न्यूटन का जो ये पहला नियम है वो सब ऑब्जर्वर के लिए, या दूसरा नियम जो है वो सब ऑब्जर्वर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी बात को हम यहाँ नोट कर रहे हैं। इट इज फाउंड दैट
with respect to some observer, there is an acceleration. There is an acceleration even the net external force is zero. Or there is no acceleration but still net external force is active. In such cases, in such case of observer, Newton's law is not valid, and such frame is called non-inertial frame. तो ऐसे फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल। एक बार हम जब मोशन स्टार्ट किए तो वहां पर आपको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र किया था, जिसको हम आसान भाषा में ऑब्जर्वर कहते हैं। यहाँ पे हम न्यूटन्स के लॉ के रिस्पेक्ट में इस फ्रेम को दो पार्ट में डिवाइड करें। एक ऐसा फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में न्यूटन के नियम वैलिड होते हैं, और एक ऐसा फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में न्यूटन के नियम वैलिड नहीं रहते। पहला फ्रेम को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, दूसरा को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, और इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। या आप उल्टा भी बोल सकते हो, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में न्यूटन के नियम वैलिड हो गए उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में न्यूटन्स के नियम फेल हो गए उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। ये भाई कैसा होता है? तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसके रेस्पेक्ट में न्यूटन के नियम वैलिड होते हैं, है ना, द फ्रेम of reference either at rest or in uniform motion. Uniform motion goes along straightly. Are इनर्शियल। अगर कोई फ्रेम या तो रेस्ट में है
इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, ये ऑब्जर्वर भी तब रेस्ट में है। या ऐसा फ्रेम जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन, तो हम इसको इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। और इस फ्रेम पे बैठा ऑब्जर्वर जब भी ऑब्जर्व करेगा तो न्यूटन्स के नियम को वो वैलिड करार देगा, और इसमें द फ्रेम ऑफ रेफरेंस will be accelerating मतलब changing velocity either in magnitude or in direction or in both। ऐसा कोई ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेलोसिटी चेंज होता है तो वो हो गया नॉन इनर्शियल। इस फ्रेम में बैठा ऑब्जर्वर न्यूटन्स के नियम को गलत करार देगा, वो बोलेगा जो न्यूटन साहब मना किए वो वही बात बोले। न्यूटन साहब क्या बोले? अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन ये वाला ऑब्जर्वर बोलेगा कि फोर्स तो नहीं लग रहा है, देखिए एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं। तो इस तरह का बातें इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपको रियलाइज। इस केस में जो ये वेलोसिटी है वो वेरिएबल, ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, कर्व पाथ में भी। अगर मान लो कि हम एक ये वाली फ्रेम बना कर दें, सपोज करो कि ये आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, इसकी वेलोसिटी लगातार सेम है, सब जगह इसकी गति सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चल रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है मतलब सब जगह इसकी स्पीड तो सेम है। यहाँ जो स्पीड है, ये जब ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचेगा वहां जो स्पीड है, ये ऑब्जर्वर जब यहाँ पहुंचेगा यहाँ जो स्पीड है, ये ऑब्जर्वर जब यहाँ पहुंचेगा यहाँ पर जो स्पीड, तो सब जगह सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया इसका मतलब वो एक्सेलरेटिंग हो गया, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली आप कह सकते हो जिसके रेस्पेक्ट में न्यूटन के नियम वैलिड है वो इनर्शियल है, जिसके रेस्पेक्ट में वैलिड नहीं है। और ये पहचानने का तरीका है कि किसके कौन कौन में वैलिड होगा, कौन कौन में नहीं होगा, ये पहचानने का। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी चर्चाएं होती रहेंगी आगे। अब आइए बात करते हैं न्यूटन के जो फर्स्ट नियम है उससे हमें एक खास कंडीशन मिलता है, वो मिलता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था में था वही अवस्था में रहना साम्य अवस्था होता है।
तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की स्थिति में बॉडी जो है वो दो पोजीशन पे, दो स्टेट में रह सकता है. बॉडी में बी एट रेस्ट और मे बी इन यूनिफॉर्म. इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. रेस्ट वाली स्थिति को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इस तरह के वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे न्यूमेरिकल पार्ट में. तो समझ लीजिएगा, इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो, और स्टैटिक मतलब रेस्ट वाला. और जब यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम. दोनों स्थिति में कंडीशन एक ही लगेंगे. दोनों स्थिति में कंडीशन एक ही लगेंगे. नेट एक्सटर्नल फोर्स, the total vector sum of all the forces will be zero. Net external force means total vector sum of all the forces. या तो आप वेक्टर फॉर्म में सारे फोर्सेस को लिख करके जोड़ के उसको जीरो कर लो. वेक्टर मतलब सभी फोर्स का वेक्टर सम लिख लो, अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं. नहीं तो आपके पास एक दूसरा कंपोनेंट कॉन्सेप्ट है कि आप टोटल वेक्टर का एक्स कंपोनेंट को पकड़ के जीरो कर लो, टोटल फोर्स का वाई कंपोनेंट पकड़ के जीरो कर लो, और जेड डायरेक्शन में भी अगर उसके कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में पकड़ के ऑटोमेटिकली नेट फोर्स वेक्टर का जीरो. इसमें भी नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो, नेट फोर्स जेड डायरेक्शन. क्योंकि आप लोगों की सिलेबस इंटरमीडिएट की है, सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में ही ज्यादातर केस में आपको फोर्सेस मिलेंगे. आज के बाद से अगर कभी आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो गई, यही दो स्थिति में से कोई एक स्थिति आएगा और दोनों के लिए कंडीशन एक ही है, नेट फोर्स का मान जीरो. अब ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम तीन टाइप के. जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ये तीन कैटेगरी के होते हैं. एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम. एक को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और एक को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा. चलो हम नेक्स्ट पेज में इसको डील करते हैं. स्टैटिक इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिख दिया इक्विलिब्रियम EQB. ये जो मैंने तीन पार्ट में इसको देखा, एक कहलाया स्टेबल, एक कहलाया अनस्टेबल और एक कहलाया न्यूट्रल. तीनों में क्या फर्क है? तीनों इक्विलिब्रियम ही है और तीनों रुका हुआ वाला ही इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम.
एट रेस्ट 1। तीनों में नेट फोर्स एक्सटर्नल 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम अवस्था होता है, जैसे आप इसको एक डायग्राम से इसकी कैसी स्थितियां हैं। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस पर मैंने एक बॉडी को इस तरह से रखा, जैसे एक कोन है, ये कोन को हम इस तरह से सरफेस पर रखते, रुका हुआ है। या ऐसा करते हैं, एक हम कटोरा ले लिए, ये कटोरा है ना, कटोरा फिक्स है, और इसके भीतर में हम एक छोटा सा पार्टिकल रख दिए। पहले इसका भी डायरेक्शन, ये डायग्राम देख लो, तब आपको चीजें एनालाइज करने में आसान। अब यही जो कोन था, इसको हमने बहुत ही ध्यान से इसको उलट के इस तरह से रेस्ट में मैनेज किया ना, इसको उलट के इसी तरह से बहुत स्थिर से इसको रेस्ट में मैनेज कर, हालांकि है अभी रेस्ट। या ये जो पार्टिकल था कटोरा के अंदर में, हम क्या किए, कटोरा को हम इस तरह से उलट दिए, समझे, उलट दी, और ये जो पार्टिकल है उसको हम एकदम बहुत स्थिर से ऊपर में किसी तरह एडजस्ट वो रुका है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखकर अपना जवाब बनाओ। ये भी रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में। तो पहली स्थिति की जो रेस्ट और दूसरी स्थिति की जो रेस्ट है, क्या दोनों की स्थितियां एक ही हैं? जी प्रदीप कुमार जी, दोनों की स्थितियां एक ही हैं या अलग अलग है? अलग है सर। अलग है ना। ये रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये भी रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो ये भी स्टैटिक। लेकिन इसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और इसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अंतर है ना। और ये साफ स्पष्ट दिख रहा होगा कि एक स्टेबल, एक अनस्टेबल। अब इसको हम कैसे क्लासिफाई करें, तो इसको करने के लिए हम 2-3 तरीका यूज कर सकते हैं, ताकि हम पहचान सकें कि कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है। और न्यूट्रल भी देख लो, न्यूट्रल की स्थितियां देख लो। ये जो कोन है, इस कोन को आप लेटा दो, ऐसे कोन है, इसको आप इस तरह से लेटा दो। ये जो लेट गया, ये भी रुका हुआ है। ये जो कटोरा है, कटोरा हटा दो और बॉल को सीधे सतह पर ही डायरेक्ट कर दो, बॉल को सीधे सतह पर ही डायरेक्ट, है ना। यहां भी ये रेस्ट में है, यहां भी ये रेस्ट। तीनों अवस्थाओं को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि हाँ, तीनों के तीनों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इन तीनों में कुछ महीन फर्क है। उसी फर्क को दर्शाने के लिए हम इस इक्विलिब्रियम को 3 पार्ट में बांटे हैं। एक को कहे स्टेबल, एक को कहे अनस्टेबल, और एक को कहे हम। तीनों में फर्क क्या है देखो ध्यान से, और इसी को तुम यूज कर सकते हो जब भी इस तरह की चर्चाएं सवाल में पूछी जाएंगी। पहला, ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आफ्टर अ लिटिल डिस्टर्बेंस,
the body returns back. Returns back. अगर आप इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दो अपनी इक्विलिब्रियम अवस्था से, स्टेबल अगर इक्विलिब्रियम है ना, तो वो रिटर्न बैक हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको अगर इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट कर दे, इसको थोड़ा सा हम अगर टिल्ट कर दे, दिख रहा है, और टिल्ट करके छोड़ दें, ये वापस फिर रिटर्न बैक हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा उसको टिल्ट कर देते हैं, तो टिल्ट करने के बाद छोड़ देने पर वो वापस रिटर्न बैक हो जाता है, और ये जो हो गया इसका मतलब हुआ कि वो स्टेबल रिटर्न बैक आ जाता। जैसे इसी पार्टिकल को देखो, ये जो कटोरा के अंदर में है, इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जा करके छोड़ दें, ये बैक आ जाए, ये बैक आ जाए। लेकिन इसका देखो तो क्या हाल है, क्या इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो क्या ये रिटर्न बैक आएगा? आफ्टर ए लिटिल डिस्टर्बेंस body doesn't return back. And continues move further. और बॉडी उसी दिशा में कंटिन्यू मूव करते रह जाता है। जैसे कि आप अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट मारो, क्या हो जाएगा? क्या लग रहा है, वो वापस आएगा? नहीं सर, बोलेगा छुआ का है, हम बिदक जाएगा ये। इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर कर दो, थोड़ा सा भाग जाएगा और आएगा। इसकी स्थिति है, ऐसा है, अनस्टेबल स्थिति है। देखने से ही अनस्टेबल लगेगा, छू दो तो ये बिदक जाएगा। स्टेबल है, एकदम से फिक्स्ड है, सरकारी नौकरी टाइप का। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, कोई बात, आ जाएगा बैक। ये प्राइवेट नौकरी, और ये जो है किसान है, ना नौकरी में है, ना सरकारी है, ना प्राइवेट है। इसका क्या हाल है? जैसी स्थिति में छोड़ दो वैसी में ही रह लेगा। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, नचा करके दूसरे पोजीशन में रख दो, वही पोजीशन पर रहेगा, ना बैक आएगा ना और फर्दर आगे जाएगा। जैसे ये बॉल है, इसको थोड़ा आप आगे ले जा करके छोड़ दो, है ना, तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा, ना बैक आएगा ना फर्दर और आगे जाएगा। आफ्टर डिस्टर्बेंस इस केस में ये जो न्यूट्रल स्थिति है, न्यूट्रल नाम ही है, न्यूट्रल मतलब हम न्यूट्रल रहेंगे। आपको जैसा हमको डिस्टर्ब करना कर दो, जहां छोड़ दोगे हम वही रह लेंगे। आफ्टर ए लिटिल डिस्टर्बेंस बॉडी remain at new position. मतलब doesn't return back or move further. तो आज के बाद से कभी आपको अगर ये चेक करना का जरूरत पड़े कि बताओ कि इक्विलिब्रियम कौन सी है, अगर आपको कभी ये चेक करना हो कि इक्विलिब्रियम कौन सी है, तो आप बस क्या कीजिए, थोड़ा सा उसको अपने पोजीशन से डिस्टर्ब करके चेक कीजिए क्या ये बैक वापस आता है। अगर बैक वापस आ गया, बोल देना कि स्टेबल है। बैक नहीं आया, फर्दर और आगे चला गया, तो कह देना कि वो अनस्टेबल है। और अगर डिस्टर्ब करके छोड़ दिया और वहीं का वहीं रह गया, ना पीछे गया ना और आगे गया, तो आप कहेंगे ठीक है।
ये हुआ पहला। जनरली हम इसी को यूज करेंगे थ्रू आउट फिजिक्स में सवाल को बनाने के लिए, इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की या स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी पहचानने। लगभग 95% क्वेश्चन में हम यही पहला वाला कॉन्सेप्ट को लगा। दूसरा केस में देखो एक्चुअली होता क्या है। इस केस में जब तुम इसको डिस्टर्ब करोगे ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये राइज कर जाता है। पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये देखो उठ गया। इस केस में यहाँ जो सेंटर ऑफ मास था इसका, ये जो पहली वाली स्थिति थी, जब आप इसको टिल्ट कर दिए तो यहाँ चला गया। सेंटर ऑफ मास इसका जो है वो ऊंचा उठ जाता है। डिस्टरबेंस करने पर इसकी सीजी जो है ना राइज कर जाता है। ऑन डिस्टर्बिंग its center of gravity raise up, raise कर है ना, moves up। इस केस में देखो तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो पहले यहां था, ये वाली जो स्थिति थी, फर्स्ट वाली जो स्थिति थी पहले यहां था, ये जब आप इसको टिल्ट कर दोगे तो यहां हो गया, इसकी सीजी डाउन हो जाता है ना, ऑन डिस्टर्बिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉट डाउन, नीचे आना। और इसको टिल्ट करने पर या इसको डिस्टर्ब करने पर इसकी सीजी की सी वहीं की वहीं रहती है, वही ना फॉल करता है ना डाउन होता है। इसकी सीजी की जो हाइट है वो सेम रहती है। ऑन डिस्टर्बिंग हाइट ऑफ सीजी रिमेन सेम। ठीक है, ये बातें याद। इस केस में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ गया, इसका मतलब पहले शुरुआत में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे रहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ है वो लोअर मोस्ट पोजीशन में होता है। अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर मोस्ट पोजीशन पर होता है, सबसे ऊंचा पोजीशन। इसलिए तो थोड़ा डिस्टर्ब किया तो फॉल कर गया, और इसमें थोड़ा डिस्टर्ब किया तो उठ गया। इसका मतलब जरूर शुरुआत में वो सबसे लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पर था सेंटर ऑफ। और आपको पता होगा एक पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, h की जो हाइट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट होती है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U सिंबल से दर्शाते हैं, ये मिनिमम होता है। क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है वो सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन पर होता है, h की मान इसमें सबसे मिनिमम। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी U है वो मैक्सिमम, क्योंकि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है ग्राउंड लेवल से सबसे ऊंचा पोजीशन मिलता है। इसलिए देखो ना, थोड़ा भी डिस्टर्ब किया तो फॉल कर गया, डाउन हो। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है कांस्टेंट है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। याद होगा अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो या मैक्सिमम हो तो एक बार उसका डिफरेंशिएशन 0, पोजीशन के रिस्पेक्ट में
पोजीशन के रिस्पेक्ट में। मैक्सिमम के लिए भी जीरो और कांस्टेंट के लिए तो फॉर्मूला ही जीरो होता है। डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करें, याद हो डबल डिफरेंशिएशन मिनिमम के लिए क्या होता है? पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव, मिनिमम के लिए नेगेटिव और इसके लिए जीरो का जीरो ही रहेगा। तो आपके पास ये तीन हथियार हैं जिससे कि आप इक्विलिब्रियम चेक कर सकते, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। आप यहां से उसको चेक कर सकते। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केस में हम पहला से बहुत इजीली काम चला लेते हैं। अगर स्थितियां एकदम से क्लियर नहीं है तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब स्टेबल है, नेगेटिव आया तो स्टेबल, जीरो आया तो न्यूट्रल के बारे में तो ज्यादातर क्वेश्चन नहीं कहता, स्टेबल अनस्टेबल की स्थितियां ज्यादा। ये था न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जो हमें जानकारियां मिली, उसको जब हम एक्सप्लोर किए तो इतनी सारी चीजें पता चली। बढ़ते हैं न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन साहब सेकेंड लॉ में क्या बोल रहे हैं? न्यूटन साहब पहले लॉ में जो बोले हैं, न्यूटन साहब पहले लॉ में जो बोले हैं, उसी बोली को वो कंटिन्यू अहेड आगे बढ़ाए। पहले में बोले कि अगर हम किसी बॉडी पर बल नहीं लगाएंगे तो बॉडी जैसा था वैसा ही रहेगा। रुका था तो रुका ही रहे, कोई दिशा में गति से जा रहा था तो वही दिशा में वही गति से जा। दूसरे लॉ में उन्होंने बताया कि अगर हम बल लगाएंगे तो फिर क्या? पहले लॉ में क्या बताया? बल नहीं लगाएंगे तो क्या? दूसरे लॉ में बताया कि बल लगाएंगे तो फिर क्या? इसका जवाब उन्होंने दिया कि बॉडी जैसा था फिर वो वैसा नहीं रहेगा। अगर रुका था तो फिर वो रुका नहीं रहेगा। अगर वो शुरुआत में यूनिफॉर्म मोशन में था तो वो फिर फर्दर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा, उसके मोशन में चेंज हो जाए। सेकेंड लॉ में अगर हम बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसके मोशन में चेंज हो जाए। फिर और बताया उन्होंने कि हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे मोशन में चेंज उतना ही तेजी से होगा। हम जितना कम फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में चेंज उतना स्लो, मतलब मोशन में चेंज उतना स्लो चेंज होगा। अब चेंज वो किस दर से होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स किस मान का लगाया है। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे मोशन में उतना ही तेजी से चेंज आएगा, जितना कम फोर्स लगाएंगे मोशन में चेंज उतना स्लो हो। फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोशन में चेंज नहीं हो। और मोशन की मात्रा को मेजर कौन करता है? वो करता है लीनियर मोमेंट। इन सारी स्टेटमेंट को जब हम सेट करके डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum
is directly proportional to the net external force और ऑफ कोर्स ये बातें किसके लिए लागू होंगी? ये बातें लागू होंगी विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ, मैंने पहले लिख दिया इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन्स के नियम वैलिड है। तो ये जो स्टेटमेंट बात बोली जा रही है ये एप्लीकेबल है फॉर इनर्शियल फ्रेमवर्क, जिसके अनुसार बोला गया कि जो फोर्स हम नेट एक्सटर्नल फोर्स को सिंपली एफ लिख रहे हैं विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर पी बाई। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के लिखते हैं और इस के का मान पाते हैं 1 बाई एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट कर करके फोर्स लगा करके उसका मोमेंटम चेंज देखा गया टाइम के साथ, तो हम जब के का वैल्यू निकाले तो पाए जनरली हम फोर्स की जगह एक्सटर्नल फोर्स की जगह ये बनाता हूँ डीपी बाई डी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम एवरेज फोर्स की बात करें, एवरेज फोर्स, तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। एवरेज कब बात करते हैं? जब एक अच्छे खासे अंतराल में किसी भी रेट ऑफ चेंज को मेजर कर रहे हो तो उसके रेट ऑफ मेजर एवरेज कहलाता है। यह है इंस्टेंटेनियस, छोटा सा टाइम है dt, ये है एवरेज टाइम, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, तो आप यहां से डेल्टा पी की बात कह सकते हो। डेल्टा पी इज एफ एवरेज इंटू dt इंटू डेल्टा टी। और शायद याद आ रहा होगा कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द इंपल्स, लीनियर इंपल्स। बताया है नहीं बताया? लीनियर इंपल्स बताया नहीं बताया? हाँ, लीनियर इंपल्स J is change in linear momentum. So change in linear momentum you can consider it here as J. तो आप इसको J बोल सकते, इसको आप इंपल्स J बोल सकते। तो जैसा जरूरत होगा आप इसको यूज कर सकते। और इस एवरेज फोर्स को इंपल्सिव फोर्स भी कहते हैं। एवरेज फोर्स को इंपल्सिव फोर्स भी कहते हैं। चलो जब ये आएगा तो हम इसको और थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी आइए हम यहाँ पर बात करें। तो मेरे पास लिनियर मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी है। तो आप इस फोर्स को थोड़ा और एलैबोरेट करो। लिनियर मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी। वैसे ज्यादातर केस में क्योंकि हम ये मोशन का स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल करते हैं पार्टिकल नेचर के लिए, तो उसके मास जनरली मोशन के दौरान कांस्टेंट ही रहते हैं। लेकिन इनफैक्ट अगर कोई बॉडी कंसिडरेशन में हो और मास उसकी चेंज हो रही और वेलोसिटी भी साथ में चेंज हो रहा, तो फिर हम इस फोर्स को इस तरह लिख सकते हैं, m टाइम्स dv by dt प्लस वेलोसिटी टाइम्स dm। ये हमें मिलता है
फोर्स का फुल एंड फाइनल रिजल्ट, और ये हम किसी भी फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं फोर्स का। और जनरली हम ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब मास और वेलोसिटी बोथ आर चेंजिंग। नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स है, नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको मास जनरली कांस्टेंट है। 99% प्रॉब्लम में मास कांस्टेंट मिलेंगे। लेकिन अगर आपको मास किसी स्थिति में वेरिएबल भी मिल जाए, वेलोसिटी तो वेरिएबल हो ही रहा है, मास भी चेंज हो रहा है, तो फिर हम ये यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में जो हमें मिलता है उसको हम डिस्कस करें, नोट कर लीजिए कि अगर मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी वेरी करे, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मास अगर कांस्टेंट हुआ तो dm by dt जीरो हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा m into dv by dt। और dv by dt is the acceleration. So force is equal to mass into acceleration. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास वेरिएबल हो, वेरिएबल मास सिस्टम कहते हैं, तो वैसे केस में फोर्स बराबर होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv by dt जीरो हो जाएंगे और ये बात रहेगा तो v टाइम्स dm by ये फॉर्मूला काम। तो F इज इक्वल टू m इंटू a, ये स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है जब मास कांस्टेंट, जब मास कांस्टेंट। और ज्यादातर केस में आपको इसी को लगाने के लिए मिलेगा, ज्यादातर केस में मास कांस्टेंट। सो दिस इज अबाउट योर न्यूटन्स सेकेंड। थोड़ी सी बातें हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो नोट कीजिएगा। क्या कहता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंट। यहाँ जो F लिखे हैं वो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, बार बार उतना और लंबा टर्म ना लिखे, इसलिए हमने सिर्फ F से रिप्रेजेंट। सो F इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। देखो भाषा में लिख दिया नेट एक्सटर्नल फोर्स, F इज देयर। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान जीरो हो ऑन सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए जिसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान जीरो, तो क्या कह सकते हैं? तो आप कह सकते हो कि P जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ जी, अगर P कांस्टेंट होगा तभी तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अगर P कांस्टेंट होगा तभी तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और जीरो हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो। और यहां से हमको एक प्रिंसिपल मिलता है
इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, जो कहलाता है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a system is zero, then the linear momentum of the system will remain conserved. लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, मतलब सेम रहेगा, जैसा था वही रहेगा। संरक्षण जिसको कहते हैं, संरक्षित रहे। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का संरक्षित रहेगा, वो न बढ़ेगा न घटेगा, जितना था वो वही रहेगा, है ना। ये बात है। इसको हम थोड़ा बहुत ही फाइन मोड में यूज करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जीरो है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो आप कह सकते हो कि लीनियर मोमेंटम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कंजर्व है। जैसे अभी एक मिनट, इसको आप पहले ऐसे समझो, अगर एक्सटर्नल फोर्स का नेट मान जीरो है तो आप कह सकते हो टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियल बराबर टोटल लीनियर मोमेंटम, माथा पर तीर था, मतलब सारे फोर्सेस का हम वेक्टर फॉर्म में लिखे और उसका सम करके पता चला जीरो है। सिस्टम की नेट लीनियर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बराबर होगा, जो यहाँ ऊपर में भाषा में लिखे हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, जैसा था वैसे, चेंज नहीं। अब इसी को थोड़ा हम फाइन ट्यून्ड देते हैं और थोड़ा गहराई में इस प्रिंसिपल को यूज करना चाहते हैं, आप डायरेक्शन वाइज यूज कर सकते। जैसे ऐसा कोई बॉडी या सिस्टम मिल जाए जिसमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप एक्स डायरेक्शन की लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कर सकते हो, वाई डायरेक्शन की लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है उस डायरेक्शन की मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन की मोमेंटम में चेंज हो। इसी बात को हम यहां पर लिखने वाले हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो नहीं है, तो फिर क्या कहूं? तो कहोगे टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियल एक्स डायरेक्शन में, टोटल लीनियर मोमेंटम फाइनल एक्स डायरेक्शन में बराबर होंगे, लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियल वाई डायरेक्शन में और फाइनल लीनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में बराबर। तो आप डायरेक्शन वाइज भी इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो जब जैसा जरूरत पड़े। इंटरेक्शन हमको नहीं पता है। ये है आपका न्यूटन सेकंड, जो हमें लीनियर मोमेंटम की प्रिंसिपल्स को क्लैरिफाई कर। तो पहला जो न्यूटन साहब का नियम था जिसमें ये कहा गया कि अगर हम बॉडी पर फोर्स नहीं लगाए तो बॉडी जैसा था वैसा है, मतलब बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी का क्या होगा, ये बताने का प्रयास किया। दूसरा लॉ में उन्होंने प्रयास किया कि अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का क्या,
ये एक्टिविटी देख रहा था हाथ में किस तरह से अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का क्या होगा, ये बात उन्होंने दूसरे लॉ में बताया। तीसरा जो लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसमें उन्होंने सेकेंड लॉ में जो बात करी उसको आगे बढ़ाया। सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या बात करी, उन्होंने बात करी कि अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का क्या, तो बताया कि भाई बॉडी का मोशन में चेंज। थर्ड लॉ में उन्होंने बताया कि अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो मेरा क्या हो, हम बॉडी पर फोर्स लगाए तो बॉडी का क्या हुआ वो तो बात समझ में आया। मेरा क्या होगा, हम जो फोर्स लगाए तो मेरा क्या, इस बात को न्यूटन साहब थर्ड लॉ में बताते हैं। states that to every action there will be an equal and opposite reaction. हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया हो, एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया हो। मतलब कहने का कि इफ ए बॉडी ए exerts force F on body B, then B exerts force minus F on A. अगर A ने B पे फोर्स लगाया F तो B भी A पे फोर्स लगाएगा माइनस F। माइनस F मतलब माइनस कहां से आया प्रिंस? नेगेटिव डायरेक्शन, कहीं भी हम जानेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ सॉरी, नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन। वही बनेगा। ये मान लो एक बॉडी है ए नाम का, ये मान लो एक दूसरा बॉडी है बी नाम का। ए ने बी पे एक फोर्स लगाया है, ए ने बी पर एक फोर्स लगाया है, बी बॉडी। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से बी भी ए पर एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगा, अपोजिट डायरेक्शन। यहां वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, यहां पर मैग्नीट्यूड दिख रहा है एफ नाम से और एरो से उसकी डायरेक्शन दिख। और यहां पर स्पष्ट देख रहे होंगे हमने थोड़ा सा फर्क रखा है दोनों के सतहों को सटाने में। ये जो फोर्स है एफ, ये exerted acting on B by A, और ये जो फोर्स है F acting on A by B। फोर्स ऐसे ही आसमान से नहीं टपकते, कोई ना कोई किसी ना किसी पे लगाता है ना। और इस तरह से न्यूटन साहब की ये साइकिल पूरी हुई।
और एक बात यहाँ पे, ये जो फोर्स ए ने बी पे लगाया, तो उसी क्षण बी भी ए पर फोर्स लगाए। ये नहीं कि ए लगा दिया बी फोर्स, ए जो है बी पर फोर्स लगा दिया और बी आधा घंटा के बाद ए पर फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं। ये जो फोर्स लगने की क्रियाएं हैं वो इंस्टैंटेनियसली होता है। ऑपोजिट रिएक्शन। जिस क्षण ए ने बी पर फोर्स लगाया उसी क्षण बी भी ए पर फोर्स लगा दी, थोड़ा भी टाइम गैप नहीं रहते। अगर आप एक फोर्स को एक्शन कह लो, दूसरा को रिएक्शन कह लो, एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों साइमल्टेनियसली होता है। एक्शन एंड रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ तो, अगर हम इन दोनों फोर्स में से आपसे पूछें कि बताओ इनमें से कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, अगर हम इसका नाम दे देते हैं, ये नाम हुआ 1 वाला फोर्स, ये नंबर 2 वाला। तो अन्वेषा, कैन यू डिसाइड which one is the action and which one will be reaction? Sir, F2 is action. The first one will be action, second will be reaction. Okay. Ines, can you decide whether which one is action reaction? सर कोई भी एक्शन और रिएक्शन ले सकते हैं इसमें। Yes. नहीं, रिएक्शन और रिएक्शन दोनों में से कौन होगा ये न्यूटन साहब नहीं बोल गए। एक्शन और रिएक्शन कौन होगा ये बात का जवाब या इस बात का कोई डेफिनेशन नहीं है। दोनों में से कोई भी एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन हो सकता है। You cannot define this one will be the action and this one will be the reaction. आप ये बात नहीं कह सकते। तो आप वो क्या बोलते हैं उसको, अंदाज लगाकर कुछ भी एक नहीं बोल सकते। इवन कि आप दोनों में से किसी एक को रेंडमली एक्शन तो दूसरे को रिएक्शन आप कह सकते। हालांकि अन्वेषा भी सही है और आइनेस भी सही। ओके, सो दोनों में से कोई भी एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन कह सकते। लेकिन हाँ, ये बोल्डली नहीं कह सकते एग्जैक्टली ये जो वाला है वो एक्शन होगा और ये रिएक्शन होगा, ये बात। सो एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस। किसी को न्यूटन नहीं बताया। हाँ हो रहा है इस पर हम पोस्ट करते हैं ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। लेकिन दो अपने आप लग रहा एक बात ये, पता चल जाएगा कि कौन एक्शन एक्शन और रिएक्शन ये हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे लगे। मेरी जान है जैसे ये वाला को अगर हम एक्शन बोल दिए, पहला वाला को, दूसरा वाला को रिएक्शन बोल दिए। देख रहा है बिना आप देख रहे होंगे ना कि ये जो पहला वाला फोर्स एफ है वो बी पे लग रहा है पहला, और दूसरा वाला जो फोर्स एफ है वो ए पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही बॉडी पर एक्शन भी लगेंगे रिएक्शन भी लगेंगे, ऐसा नहीं। एक्शन और रिएक्शन हमेशा ही दो डिफरेंट बॉडी पर लगेंगे। Takes place on two different bodies and act simultaneously. और ये दोनों के दोनों simultaneously लगते हैं। उसी क्षण जिस क्षण एक्शन लगा उसी क्षण रिएक्शन। और अगर आप इन दोनों बॉडी को एक सिस्टम के रूप में ले लो, मान लो आपने ए और बी दो बॉडी लिया और इन दोनों बॉडी को एज ए आप सिस्टम कंसीडर कर लो, टेकिंग बोथ बॉडी एज ए सिस्टम। इफ बॉडी ए एंड बी आर टेकन as one system, तो बताओ तो आइनेस, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। यस सर। then system then the system will be in equilibrium। 10-24 तो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज नेट फोर्स
इज इक्वल टू जी। तो इस तरह से न्यूटन के जो 3 नियम हैं वो एक साइकिल बनाता है। चलिए मैं देखो तो न्यूटन साहब जहां से अपना लॉ शुरू किए थे वहीं पहुंच गए वापस, है ना। क्या बताया था कि अगर नेट फोर्स अगर नहीं लगेगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, बॉडी रेस्ट में होगा, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा, इक्विलिब्रियम में रहे। वहीं पर पहुंच गया आपके थर्ड लॉ से। तो आप इसको अगर समराइज करो न्यूटन साहब के जो 3 नियम है ना, और इसको इनर्शिया से अगर तुम महसूस करो तो आपको सारी चीजें बड़ा स्पष्ट महसूस हो। और ध्यान से सुनो, इनर्शिया का लॉ ये बताता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है वो क्यों रेस्ट में है, या अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो क्यों यूनिफॉर्म मोशन में है। इसका जवाब, क्यों का जवाब है इनर्शिया। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो क्यों रेस्ट में रहना चाहता है, उसका कारण क्या है, इनर्शिया। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो वो क्यों यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, उसका कारण है इनर्शिया। और एक बॉडी अगर रेस्ट में तो कब तक रेस्ट में रहेगा। या एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो कब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसका कारण है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, नेट फोर्स इज जीरो। क्यों और कब तक, ये थोड़ा सा महीन फर्क है इनर्शिया में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ। ये क्यों और कब तक का फर्क हटा दो तो दोनों लॉ आपको एक ही महसूस करेंगे। एक बॉडी रेस्ट में है तो वो क्यों रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्यों यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, इसका जवाब इनर्शिया का। और वो बॉडी रेस्ट में तो कब तक रेस्ट में रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो कब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, इसका जवाब है न्यूटन्स का फर्स्ट, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 रहेगा। फिर फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ में आते हैं, और अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 न हो तब 0 होगा तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ। 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो सेकेंड। अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मोशन में चेंज है, दैट इज द सेकेंड। और तीसरा लॉ, अगर हम एक बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो मेरा क्या हो। जवाब है अगर हम एक बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो फिर बॉडी भी हमको रिटर्न बैक एग्जैक्टली उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाए। दैट इज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स 3 लॉज। और ये 3 नियम याद रहे, ये पूरी जो क्लासिकल फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरी क्लासिकल फिजिक्स में जहां कहीं भी आपको मोशन मिलेगा, इंटायर फिजिक्स में जहां कहीं भी आपको मोशन मिलेगा, जो भी टाइप का मोशन मिलेगा, समझ लीजिए न्यूटन के 3 नियम आपको वहां काम आए, या आप उस मोशन की वैलिडिटी इन 3 नियम से डिफाइन कर सकते। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों के तीनों मोशन के लॉ कहलाते हैं। जहां कहीं भी आपको मोशन मिलेंगे ये 3 लॉ आपके एप्लीकेबल होंगे, वहां आपको लगाने सीखना। सो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा कि ये 3 लॉ को यूज करके न्यूमेरिकल्स बनाते कैसे हैं, और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हमें और भी फर्दर क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। सो वेल, आज